विदिशा के मामा के बारे में तो बहुत सुना होगा। आज हम मिलवाएंगे विदिशा के जीजा जी से। कबीर पंथी का दोहा था, प्राग ज्ञान जो बाक दियो तू जीवन नामा, विप्र विराज मृग छाल पे मृग जीवन को मार। और फिर मेरी तीसरी सिस्टर की भी शादी विदिशा में, और आपकी शादी हुई? और फिर मेरी भी शादी। कैंटीन में जाता था, जेब में पैसे नहीं रहते थे, मैं 2 चक्कर लगा के सादा 1 गिलास पानी पी के क्लास में चला जाता था। इस डिपार्टमेंट में जॉब लगी है? मैं मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग में था। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग में था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपने यूपीएससी के थ्रू? जी जी जी। जिसमें कपिल शर्मा उस समय इंट्रोड्यूस हो रहे थे। अच्छा। तो उस समय कपिल जी के जो शो के में जो लिखना पड़ता था, जो बोलते थे वो सब हम लोग लिखते थे। जब सरस्वती की कृपा होगी तो लक्ष्मी माता की कृपा तो अपने आप हो जाती। जब क्लास 1 ऑफिसर में था तो मैं बेल मारता था, 4 चपरासी आ जाते थे। और जब मैं झोला लेके घूमने लगा प्रोडक्शन हाउस में, इस प्रोडक्शन हाउस से उस प्रोडक्शन हाउस में, तो हमको ऐसी धुतकार भी मिलती थी कि जो शायद इनह्यूमन टाइप की भी हो। हमारे जो दोस्त थे बोले थे, यार बहुत पागल आदमी है, इतनी बड़ी नौकरी, इतना बड़ा औहदा छोड़ के कोई ऐसा करता है। हमारी दूसरी मूवी थी वन नाइट आउट, जो कि वर्तमान में रिलायंस एंटरटेनमेंट के सब इलेक्ट्रॉनिक साइट्स हमको दिए हैं। उपेक्षा करके एक मूवी थी, उसमें भी हमने किया, जिसमें राखी सावंत और लक्ष्मी नारायण। ऊपर वाले के पास से अच्छा काम चल रहा है। हर व्यक्ति को अपना ईगो रखना चाहिए 0 और करेज रखना चाहिए 100%। बॉलीवुड में तो खैर कोई बूढ़ा होते ही नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि उसकी जिंदगी में बहुत चार्म रहता है। भगवान ने ये शरीर जो दिया है वो आराम के नहीं दिया है, कुछ कर गुजरने के लिए दिया है। 5 बजे के बाद में हमारे दिमाग में कोई थॉट्स नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं। सारा संसार छोड़ी थी, सारा संसार। बहुत बड़े एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत जी, उनकी डेथ हुई थी, तो उसके बाद एक बहुत नेगेटिव माहौल बना था बॉलीवुड जी। वो अनुराग कश्यप जी की एक अपना अलग थॉट है, क्योंकि कैसा होता ना कि जब डायरेक्टर भी ऊंचे लेवल पर पहुंच जाता ना सर जी, तो चूजी हो जाता। कभी आपको मन नहीं करा कि सागर या विदिशा को लेके एक मूवी बनाई जाए? आप कुछ समय बाद में देखेंगे कि मैं विदिशा में ही एक पिक्चर की शूटिंग करने का प्लान कर रहा हूँ। कुछ लोग जिंदगी के बनाए हुए रास्ते पे नहीं चलते, वो अपने रास्ते खुद बनाते हैं। उनके फैसले, उनका सफर, उनकी कहानी किसी मूवी से कम नहीं होती। आज हम मिलेंगे एक ऐसे ही क्रिएटिव इंसान से। आपने विदिशा के मामा के बारे में तो बहुत सुना होगा। आज हम मिलवाएंगे विदिशा के जीजा जी से। तो पीपल ऑफ विदिशा में आज के हमारे मेहमान हैं कंपोजर, फिल्म मेकर, डायरेक्टर, जीजा जी ऑफ विदिशा, मिस्टर रविंद्र खरीदी। बहुत बहुत नमस्कार। कैसे सर? बस सर, बहुत बढ़िया सर। चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जी जी। आपकी जिंदा दिली का राज क्या है? जिंदा दिली का राज है हमारा क्रिएशन। क्रिएशन ही हमको जिंदा रखता है, बिगर क्रिएशन के तो हम कुछ भी नहीं। और ये क्रिएशन की कहानी शुरू कब से हुई आपकी? देखिए, इसकी कहानी के बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मैं खजुराहो मध्य प्रदेश में पैदा हुआ और बचपन से ही मुझे को क्रिएशन का बहुत इंटरेस्ट रहा। यहाँ आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जब मैं 2री-3री क्लास में पढ़ता था, तो उस समय पर ऐसा था कि लाइट वाइट नहीं थी हमारे यहाँ पे जी। तो हमारे यहाँ हमारे पिताजी है ना, सब लोगों को रामायण का पाठ करने के लिए कंपटीशन करवाते थे सब बच्चों के बीच में। तो उस समय मेरी सिस्टर्स वगैरह बैठती थी रामायण पाठ के लिए, कोई 2 बजे रात से बैठा है, कोई 3 बजे रात को, कंपटीशन होता था। तो मुझे बहुत ज़्यादा क्रिएशन में इंटरेस्ट आया। और उसी बीच में फिर क्या हुआ कि कुछ गॉड गिफ्ट ऐसा था कि मैं हिंदी को बहुत अच्छे से समझने लगा। और उसी समय मेरी बड़ी सिस्टर ने मुझे एक डिक्शनरी हिंदी की ला के दी थी। ये सन कौन सा था जिसकी आप बात कर रहे हैं? ये बात होगी मेरे ख्याल से
73-74 की बात है। 73-74 की बात कर रहे हैं। जी जी जी। और उससे मैं प्रेरित होके तीसरे स्टैंडर्ड में मैंने सबसे पहले एक दोहा लिखा, मैं जो आपको आज बताना चाहता हूँ। कबीर पंथी का दोहा था, प्राग ज्ञान जो बाक दियो, तू जीवन नामा, विप्र विराज मृग छाल पे, मृग जीवन को मार। इसका अर्थ ये है कि एक पंडित है, एक ज्ञाता है, जो लोगों को ये शिक्षा दे रहा है कि हमें जीवन को नहीं मारना चाहिए। हालांकि वो खुद ब्राह्मण पंडित एक मृग छाल के ऊपर बैठा हुआ है। तो ऐसे ही मेरी कहानी आरंभ हुई। उसके बाद सफर आपका लगातार चला कि जी, उसके बाद में मैंने चौथी पांचवी क्लास में ऐसी बच्चों के दिमाग के हिसाब से बुक लिख दी। मेरी माँ को लगा कि ऐसा ना हो कि ये झोला छाप कहीं राइटर बन जाए, पत्र राइटर बन जाए। हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि क्या किया जाए, फिर भी मैं लिखता गया। एक दिन मेरी माताजी ने अग्नि में, चूल्हे में उसको रख सुहा कर दिया और उन्होंने बोला कि देखो बेटा, आप हम लोग कायस्थ परिवार से हैं और लिखना पढ़ना और एक जॉब ढूंढना बहुत ज़रूरी है ना। ठीक है माताजी, कोई दिक्कत नहीं। तो उस प्रकार से फिर मैंने अपना ध्यान पढ़ाई में लगा। आपने बताया जैसे आपका जन्म खजुराहो के पास हुआ। जी जी। तो विदिशा से कैसे कब रिश्ता जुड़ा आपका? देखिए, विदिशा से ऐसा रिश्ता जुड़ा कि विदिशा में मेरी बड़ी बहन की यहाँ शादी हुई। अच्छा, सबसे पहले आपकी बड़ी और बहन की हाँ, शादी। 1984 में। उसके बाद में मेरी दूसरी सिस्टर की शादी हुई। वो भी विदिशा? जी। और फिर मेरी तीसरी सिस्टर की भी शादी विदिशा में, और आपकी शादी भी और विदिशा? फिर मेरी भी शादी। अच्छा। तो ऐसा हुआ विदिशा से मेरा बहुत रिश्ता हो गया। नहीं तो आप टोटल 4 ही भाई बहन हाँ, 4 भाई और चारों कई ससुराल कहीं तो विदिशा ही। विदिशा में। जी जी जी। जी, इसके जो लिए ससुराल मतलब वर्ड विदिशा, जो है वो विदिशा ही से। विदिशा। और बाद में मतलब मामा जी भी लोग बोलते थे, जिया जी भी, तो तो मतलब ऐसा। मामा जीजा आप दोनों जी विदिशा जी ही जी, आपका। विदिशा से हमारा मतलब। तो मैं आपको वही आगे बताना चाह रहा हूँ कि जो क्रिएशन की ये चीज़ है, बाद में फिर मैंने पीटी का एग्ज़ाम चलता था, तो मैंने पीटी का MPPT। एग्ज़ाम निकाला। ऊपर वाली की कृपा से 16वीं 17वीं रैंक आई। पर उस समय एमएससीटी भोपाल में ना जाके मैं जीएसटी इंदौर से मैंने बीए किया। उस समय कुछ कोचिंग चलती थी कि आपने नहीं घर? नहीं नहीं, हमारे उस समय इतना कोचिंग का नहीं था। पर फिर भी इतना अभयंकर कोचिंग इंदौर में होती थी, पर हमने वो नहीं लिया क्योंकि मैं गांव के माहौल से ज़्यादा आपने सेल्फ स्टडी जी जी करी और 16 रैंक मारी। जी जी। और उसके बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज में फिर मेरी दाखिल लिया, और उसके बाद में कुछ ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई कि मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा समस्याओं से मैं घिर गया। इतनी विकराल विकट समस्याएं रहीं परिवार की कि अब मैं आपको क्या बताऊं। कैंटीन में जाता था, जेब में पैसे नहीं रहते थे, मैं 2 चक्कर लगा के सादा एक गिलास पानी पी के क्लास में चला जाता था। खर्चे के लिए मैंने कार्टूनिस्ट का एक जो काम होता है पेपरों में, उस समय पर मैंने, तो आपकी पहली जॉब एज ए कार्टूनिस्ट? जी, जॉब नहीं बोल सकते, मतलब पार्ट टाइम। पहली जीविका जो आपने जी पैसा जी जो जी। कमाया 10 रुपए हमको मिलते थे एक कार्टून बनाने के लिए। की। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब मैंने पहला कार्टून बनाया, तब संपादक जी बोले कि देखिए, ये आज हम आपको 10 रुपए नहीं दे पाएंगे, पहला आपका कार्टून है, हम आपको है ना ये पेपर फ्री में दे देते हैं। हमने कहा सर का आप पेपर का क्या करेंगे? हम पेपर का नहीं, हमको 1 रुपए का पेपर है, हमको 1 रुपए दे दीजिए। 1 रुपए। तो ऐसी परिस्थितियों से हम आगे बढ़े और बीए किया। फिर उसके बाद में सागर इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं एज ए लेक्चरर हो गया। क्रिएटिव चीज़ें तो दिमाग में थी, पर मम्मी ने बोला कि नहीं, तुम्हें तो सरकारी नौकरी ही करनी है। फिर बाद में हमने सरकारी नौकरी ज्वाइन की और एज ए क्लासमैन ऑफिसर की पोस्ट पर भी मैं रहा, जिसमें मैं कलकत्ता में भी रहा और मुंबई में भी रहा। आप विदिशा के जीजा जी किस सन में बने? पहले तो आप साले ही सन रहा करते थे यहाँ के। सन 90 90 में। जी जी।
आपकी शादी यहाँ पर हो? जी जी, उसके पहले हमारी तीनों सिस्टर की शादी हो गई थी। तो 90 में मतलब मैंने खुद शादी किया। और उस समय मतलब मेरी श्रीमती जी एसएटीआई कॉलेज में पढ़ाती थी, लेक्चरर थी। जी। और मैं सागर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता था। तो ऐसा हुआ कि अब ये ऑटोनोमस बॉडी थी, ये जीएसटीआई, और मेरा प्योर गवर्नमेंट बॉडी थी। दोनों का आपस में ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो हमने कहा चलो छोड़ो छाड़ो, अपन चलते हैं कोई ऐसे कॉलेज में जहाँ साथ में पढ़ा? जहाँ साथ में पढ़े। तो शिरडी के पास में कोपर गांव में हम दोनों ने साथ में पढ़ना चालू किया। मैं कंपटीशन की तैयारी करता रहा वहाँ पर, और कंपटीशन की तैयारी से हमको ये है कि एक अच्छा जॉब मिल गया, जो कि क्लास 1 ऑफिसर्स का एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट हमको मिल गई। फिर मैंने सिविल इंजीनियरिंग का काम नहीं किया, पढ़ाने का काम नहीं किया, उसी पोस्ट में मैं रहा। और जहाँ थोड़ा एस्टेब्लिशमेंट हो गया, फिर मैंने अपनी माताजी को बोला कि माताजी, किस डिपार्टमेंट में जॉब लगी है? मैं मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग में था। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग शिपिंग में था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो ये आपने यूपीएससी के थ्रू जी जी जी। तो ये होने के बाद में फिर मैंने माताजी को बोला कि देखिए, आपने आपने बहुत हमको प्रोत्साहित किया कि सरकारी नौकरी कर लो। मैं कर लिया माताजी। कितने साल करने के बाद कहा? मैंने 10-12 साल के करीब नौकरी पर आपकी किया। वो क्रिएटिव भूख हाँ। अभी भी थी? अब क्या हो गया कि चूंकि मैं सरकारी नौकरी में था, और उस समय पर हमने एक सीरियल लिखा था दूरदर्शन पे, राज की बातें। राज की बातें, दूरदर्शन। जी, पर उस समय तो दूरदर्शन बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी थी। और क्या हुआ कि वो किसी वजह से अवार्डेड हो गया बेस्ट पॉपुलर सीरियल्स में। अच्छा। अब हो गया क्या कि जब वो अवार्डेड हुआ, तो उसी उसी समय पे कुछ समय बाद मतलब गूगल आया। 2008 की बात है, 2008 या 2009 की बात है। अब वो चीज हमको गूगल में दिखने लगी। अब वो उससे क्या हुआ कि विभाग, रिकॉग्निशन आपका पहली हाँ, बार लोगों ने जाना कि आप इतने जी बड़े जी जी राइटर भी हैं। जी जी। वो तो पहले। उसके बाद में फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं आसपास जॉब छोड़ के यही काम करूँगा। बाद में फिर मैंने म्यूजिक का भी काम किया। और आपके भट्टाचार्य जी हैं जो, अभिजीत भट्टाचार्य जी, भट्टाचार्य। कुमार सानू जी हुए, उदित नारायण हैं, इन्होंने सारे मेरे कंपोजिशन के ऊपर गाने गाए। क्या आपने उतना अपना बैलेंस बना लिया था कि मैं कुछ दिन सरवाइव कर नहीं सकूं? नहीं, ऐसा बैलेंस तो नहीं ये बनाया था। सोच आपने नहीं नहीं रखी? नहीं, ये नहीं रखी थी। मैंने कहा कि मैं लिख लूंगा, संगीत बनाऊंगा। शुरुआत में हमने बालाजी के यहाँ भी नौकरी किया। फिर बाद में ऑप्टिमिस्टिक में भी हमने मतलब नौकरी किया, जिसमें कपिल शर्मा उस समय इंट्रोड्यूस हो रहे थे। अच्छा। तो उस समय कपिल जी के जो शो के में जो लिखना पड़ता था, जो बोलते थे वो, तो वो सब हम लोग लिखते थे। फिर धीमे 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 करके ऐसा हुआ कि मैंने खुद का पोस्ट प्रोडक्शन म्यूजिक स्टूडियो लोखंडवाला अंधेरी में सेटअप कर लिया। और फिर उसके बाद में फिल्में भी बनाई। बीच में इंदु जी के साथ में भी हमने काम किया। तो ऐसे हमारी जर्नी इंद्र चाल कुमार जी। इंद्र कुमार जी के साथ में भी हमने काम किया उनके उसमें। तो ऐसा हमारा चलता रहा, और आज भी मतलब हम गाने लिखते हैं, उनका म्यूजिक बनाते हैं। कभी कभी ऐसा रहता है तो चूंकि खुद का स्टूडियो है तो गा भी लेते हैं। किस नाम से आपने स्टूडियो खोला? मेरा नाम जो स्टूडियो का है वो म्यूजिक वन फिल्म प्रोडक्शन एंड स्टूडियो है जी। और भक्ति संगीत का काम भी करते हैं, और साथ में मतलब नॉर्मल गाने भी बनाते हैं। तो जैसे सरकारी नौकरी, सरकारी बाबू थे आप और ग्रेड 1 ऑफिसर थे आप, जी और फिर आप इस इंडस्ट्री में आ रहे थे, जी तो कभी बीच में ऐसा नहीं लगा कि यार मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी यार? जी। देखिए, मुझे ये पता था कि क्रिएशन की फील्ड में संघर्ष तो बहुत है, संघर्ष तो बहुत है। मगर ऐसा है कि क्योंकि मैं लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि जो आपके दिल में इच्छा है वो करना चाहिए। क्योंकि अगर आप उसकी विपरीत दिशा में काम करेंगे तो आप कितने समय तक दौड़ पाएंगे, गिर पड़ेंगे एक दिन आके। तो आप वही कीजिए जो आपके मन में है, और उस दिशा में आप काम करेंगे तो भगवान आपको एक न एक दिन जरूर कामयाब कर। उस समय राइटर को उतने पैसे मिलते थे कि वो आराम सर्वाइव कर सकते? जी बहुत होती है। क्योंकि अभी हम सुनते हैं कि अब राइटर को उतना पैसा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक एपिसोड लिखने का 15 से 25 हजार रुपया पर एपिसोड मिलता है सर जी। और 4 एपिसोड जैसे वीक में हुए
तो वो जमाने में कितना हो गया 4 एपिसोड का। करीबन 80,000 से 1 लाख हाँ, रुपए। ऐसा पूरा 2-2 3-3 4-4 साल सीरियल चलते थे। कभी असिस्टेंट राइटर, कभी होस्ट राइटर भी हम लोग करते थे कि भाई नाम मत दो, अपन किसी के नाम पे असिस्टेंट में काम कर लेते हैं। तो वो थोड़ा सा वो रहता है, मगर अच्छा पैसा मिलता है, म्यूजिक में भी अच्छा पैसा मिलता है। और मैं साउथ की फिल्मों को डब करके अपने हिंदी में भी अभी अभी आपके रिलीज स्टूडियो करता हूँ। जी जी जी, क्योंकि हमारा यहाँ पूरा पोस्ट प्रोडक्शन है और फिल्म मेकिंग भी हमने किया है और अभी भी कर रहा हूँ, ऐसा है। अब जैसे आप मूलभूत तो सागर से हैं, जी तो कभी ऐसा लगा कि बुंदेलखंडी लैंग्वेज जो इतनी मतलब सुनने में इतनी प्यारी लगती है उसको बढ़ाया जाए या फिर जी, उसको बढ़ाने के लिए मैंने बहुत सारे बुंदेलखंडी गाने भी लिखे, लिखे आपने? और संगीतबद्ध भी किया है। उनको मैंने मतलब बढ़ावा के लिए यहाँ वहाँ ब्रॉडकास्ट भी किया है। और जनरली महीने में 1 या 2 गाने हम बुंदेलखंडी जरूर करते हैं। जी, वहाँ के अभी कोई अच्छे गायक हैं जो उनको जिसको देख के आपको लगता है इनमें बहुत पोटेंशियल है बुंदेलखंड? अभी देखिए, जो पहले जो गायक थे बुंदेलखंडी के, वो तो देशराज पटेरिया वगैरह थे, हाँ, किसी को थे। और भी थे। पर अभी क्या है कि बहुत सारे लोग गायक हो गए हैं। तो जनरली क्या होता है कि कई बार हम खुद भी गा देते हैं, क्योंकि बुंदेलखंडी वो जो लहजा आना चाहिए, या कई बार मैं बॉम्बे में ही लोगों से गवा लेता हूँ। तो ऐसा है कि तो जनरली अभी जो हमारे पास सिंगर्स है बुंदेलखंड को लेके, वो बॉम्बे से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं। आप जैसे क्रिएटिविटी करना चाह रहे थे, आप लिखते बहुत अच्छा थे, पर आप क्या मुकाम पाना चाह रहे थे कि मुझे क्या बड़ा करना है कि ऐसा हो तो मैं बहुत खुश हो जाऊं, या देखिए मैंने क्या इतनी मेहनत है कर ली? कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्रिएशन का एज सच कोई मुकाम नहीं होता, उसे खुशी मिलती। जी। वो एक रचना लिखता है, वो 50 बार देखता है, खुद सोचता है, और वो सबसे मेन चीज सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है। फिर उसकी धुन बनाता है, फिर वो खुद सुनता है, तो उसे सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है। और लाइफ में पैसा ही हर चीज नहीं होती, आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। पैसे के साथ। जी, पैसे तो देखिए, आप कहीं पर भी काम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो धन तो बना लेंगे। बना ही रहेगा। जब सरस्वती की कृपा होगी, तो लक्ष्मी माता की कृपा तो अपने आप हो जाती है। अच्छा, आप फिल्मी दुनिया को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, फिल्मी दुनिया में जो कि देश विदेश के बहुत सारे लोग आते हैं फिल्मी दुनिया में, और संघर्ष बहुत है। और संघर्ष के साथ में अगर आपके अंदर 2 चीज़ों की बात मैं करना चाहता हूँ। पहली बात तो, अगर आपके अंदर पोटेंशियलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर है ना, वर्ल्ड के सारे लोग हैं, समझ ना, काबिलियत तो चाहिए। काबिलियत चाहिए, तो ही आप खड़े रह सकते हैं, और आपको स्ट्रगल करने की ताकत होना चाहिए। क्योंकि मैं आपकी छोटी छोटी चीज बताना चाह रहा हूँ कि मैं जब क्लास 1 ऑफिसर में था, तब मैं बेल मारता था, 4 चपरासी आ जाते थे। और जब मैं झोला लेके घूमने लगा प्रोडक्शन हाउस में, इस प्रोडक्शन हाउस से उस प्रोडक्शन हाउस में, तो हमको ऐसी धुतकार भी मिलती थी कि जो शायद इनह्यूमन टाइप की भी हो। आपको बता रहा हूँ, तो वो एक व्यक्ति को सस्टेन करना आना चाहिए कि भाई ये जिंदगी में ये है कि अगर आपको कोई चीज पाना है तो आपको मेहनत तो करना ही है उस दिशा में। और यही सेटिस्फेक्शन है, हमको वही खुशी देता है। हम जो लिखते हैं, क्रिएशन करते हैं, वही हमारे लिए, वही हमारा सबसे बड़ा इनाम है। पहली मूवी आपने कब बनाई? जी, मूवी तो मैंने बहुत सारे टीवी सीरियल्स किए हैं, और एज ए डायरेक्टर कब? देखिए, एज ए डायरेक्टर तो प्यारे मोहन इन्नू जी के साथ में काम किए। उसके बाद में हमारी दूसरी मूवी थी वन नाइट आउट, जो कि वर्तमान में रिलायंस एंटरटेनमेंट के सब इलेक्ट्रॉनिक साइट्स उनको दिए हैं। उपेक्षा करके एक मूवी थी, उसमें भी हमने किया, जिसमें राखी सावंत और लक्ष्मी नारायण इन सब ने काम किया था। रजाक खान जो एक्सपायर हो चुके हैं, उन्होंने भी काम किए थे। उसके बाद में एक आईना करके फिल्म है, जो कि मतलब ऑलरेडी पोस्ट प्रोडक्शन में है, और उसमें जो बॉलीवुड में होता क्या है, एक्चुअल क्या है बॉलीवुड में, उसमें आईना दिखाया गया है। इसके बाद में अभी
और एक फिल्म है अर्ध स्त्री, अच्छा। उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसके बाद में एक फिल्म और है स्कैनर। स्कैनर। जी। अब क्या है, समय के हिसाब से हम डिजिटल मार्केट्स में भी जा रहे हैं, और समय के हिसाब से चूंकि आप देख रहे हैं कि हर कोई व्यक्ति आज स्कैनर के थ्रू ही पेमेंट करता है, और उसमें किस टाइप के फ्रॉड्स हो सकते हैं उनको हाईलाइट करने के लिए हम एक स्कैनर मूवी बहुत सी गतिशील बना रहे हैं, जिसमें हम जगह का नाम तो अभी डिक्लेयर नहीं करते, पर एक लेडी है जो डिजिटल फ्रॉड्स में फंस गई और 6.5 करोड़ रुपए कमा बैठी। ये ट्रू रियल घटना, इंसिडेंट। यस, उसी घटना को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने हमको ये भी बोला है कि भाई ऐसी मूवी एक दो नहीं 140 करोड़ की जनता देखना चाहिए, जिनमें उनको पता होना चाहिए कि आज जो सब कुछ डिजिटल से पेमेंट हो रहा है उनमें किस टाइप की समस्याएं आ सकती हैं। तो उन मूवी में अभी मैं लगा हुआ हूँ, और देखते हैं ऊपर वाला की कृपा कैसी रहती है। आपने जैसे बताया कि आप सागर से हैं, विदिशा से आपका खास लगाव है, जी तो आपकी पिक्चर कभी यहाँ के थिएटर में रिलीज हुई? जी। वन नाइट आउट फिल्म 2018 में जब यहाँ मेघ और मेघराज करके दो, मेघराज और मेघदूत करके, उस समय पे एक आध महीने करीब यहाँ पर वन नाइट आउट पिक्चर चलती रही। अच्छा। और वो कुछ रियल इंसिडेंट के ऊपर थी, वो सस्पेंस थ्रिलर मूवी थी। तो वो चलती रही यहाँ। इंदौर में भी यहाँ लगी मतलब मूवी। रतलाम में 4 महीने के करीब चलती रही मूवी हमारी। और एम्पायर थिएटर में कम से कम 3 से 4 महीने चलती रही। कोल्हापुर में भी 3 से 4 महीने चलती रही। तो ऐसा मूवी का हमारा। जैसे जो आपको जानते थे पहले से बचपन से, तो उन लोगों के कैसे रिएक्शन थे? कि उन लोगों का अच्छा रिएक्शन है। देखिए, सबसे पहले तो मतलब रिएक्शन में यही आया कि हमारे जो दोस्त थे तो बोले कि यार बहुत पागल आदमी है। अच्छा। इतनी बड़ी नौकरी, इतना बड़ा औहदा छोड़ के कोई ऐसा करता है। कुछ रिएक्शन ऐसा हो भी आया मेरे पास में, क्यों सरकारी नौकरी में कुछ हो गया था क्या, कुछ कांड कर दिया था क्या? कांड वांड हो गया था, छोड़ना पड़ा। हमने फिर एक दिन पूरा एक ब्रॉडकास्ट किया उनको, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के एक मिनिस्टर साहब ने हमको अप्रिसिएशन लेटर लिखा था। और आफ्टर द जॉब तो हमने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी मन की इच्छा है। अब वो तब बोलते थे जब उन्होंने थोड़ा थोड़ा मेरा काम देखा और मेरे काम के प्रति ललक देखी। देखिए, मैं लगभग हर दिन एक न एक वीडियो डालता हूँ, भक्ति संगीत का भी मैं काम करता हूँ, और इसके अलावा तो सामान भी ये करता हूँ। मेरे खुद के भी चैनल हैं, साथ में हम और दूसरे लोगों के चैनल्स में भी एनुअल कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं। लगातार आप कंटेंट बना के हम नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के भी मतलब 3 साल एज ए कॉन्ट्रैक्टर रह चुके हैं, एज ए प्रोडक्शन हाउस। तो ऊपर वाले के पास से अच्छा काम चल रहा है। आप जैसे आपको इतना एक्सपीरियंस है आज इस इंडस्ट्री का, जी। जो नए लोग हैं इनमें है वो पैशन, उनको कुछ आप सक्सेस का मंत्र देना चाहेंगे? हम तो एक ही मंत्र देना चाहते हैं, बस लगे रहो। लगे रहो। जज्बा है, आग है तो जरूर उतर जाइए। हाँ, संघर्ष जरूर होगा, संघर्ष तो होगा, मगर हर संघर्ष के पीछे सफलता है, इतिहास है। हाँ, लिखा जाएगा आपका जी, आपका इतिहास लिखा जाएगा। क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति ने संघर्ष किया। आप तुलसीदास जी का भी आप नाम आज सब कोई लेते हैं, उनकी भी जिंदगी संघर्षमय रही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जिंदगी संघर्षमय रही है। जयशंकर प्रसाद की जिंदगी संघर्षमय रही है। यहाँ तक कि प्रेमचंद की भी जिंदगी संघर्ष में रही। आज मरणोपरांत लोग गोदान, कफन जैसी बुक्स को पढ़ रहे हैं, मानसरोवर को पढ़ रहे हैं, पर जब वो जीते जागते थे तो उनका जब नवाब राय से, अगर आपको शायद पता है कि नहीं, कि नाम प्रेमचंद कैसे हुआ, क्योंकि नवाब राय का नाम बेंड कर दिया था उस समय पर। नहीं, तो मैं ये सुनना चाहूंगा आपसे। जी, एक्चुअली अंग्रेजों के टाइम पे उन्होंने कुछ ऐसी रचनाएं लिख दी थी जिसकी वजह से जो नवाब राय उनका नाम था वो बेंड हो गया था, तो बाद में मैंने प्रेमचंद के नाम से लिखना चालू कर दिया। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो क्रिएटिव लोग हैं, देखिए कैसा है, जैसे मैं फॉरेन के लोगों को देखता हूँ, हमारे साथ में और भी फ्रेंड्स लोग हैं, क्योंकि मैंने फिल्म में एक लंदन के शाहिद
बाबा हैं, उनसे गाना गवाया था। तो हमको ऐसा लगा कि जो विदेशों में जो चीजें हमको दिखती हैं कि अगर व्यक्ति कोई कोई हुनर रखता है तो उनका सरकार, उनका परिवार, उनका समाज उसको बोलता है बेटा बस इसी में लगा रहे। कूद जाओ, होगा हाँ, सफलता मिलेगी। हमारे यहाँ क्या है, भैया ये छोड़ दो, अरे तो पहले तो रोजी रोटी की व्यवस्था करो। पर हमारे यहाँ वो जीविका कमाना मुश्किल भी तो बहुत है। हाँ, इसके लिए वही देखिए, मैं आपके सामने उदाहरण क्या दे रहा हूँ। मेरी माताजी ने मेरे को जिद किया कि नहीं, कुछ भी हो जाए, झोला छाप राइटर नहीं बनना है, म्यूजिक तुमको सिखा दिया। मैं संगीत प्रभाकर किया हूँ, संगीत प्रभाकर प्रयाग सेवा समिति से। तो इससे कुछ नहीं होगा, तुमको नौकरी करना। और उस समय पे गवर्नमेंट नौकरी की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, तो ये था कि आपको गवर्नमेंट नौकरी करनी है, ठीक है। बड़े लोगों का भी कहना सही है कि 2 टाइम की रोटी कमाना बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसके लिए भाई ठीक है नहीं, उनका। अभी अपने एक मेरे को एक चीज बताई थी, जैसे आप जब सरकारी ग्रेड 1 ऑफिसर थे तो अच्छी खासी सैलरी आ रही थी, और जब बीच में जब आप प्रोडक्शन हाउस घूम रहे थे, जा रहे थे, और वहां पे वैसा बिहेवियर नहीं मिल रहा था, तो उस समय रिएक्शन क्या रहता, माइंडसेट क्या रहता है देखिए इंसान क्या का? है, बुरा तो लगता है पर क्योंकि उसको हम आप एक ह्यूमन दोबारा बीइंग से है। आप कैसे? देखिए कैसा होता है ना, मैं आपको एक चीज, आप नहीं हो, आपके सारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ। जिंदगी में अगर किसी व्यक्ति की कोई भी समस्या क्रिएट होती है, या सबसे कहते हैं ना मेन रोड़ा क्या है, उसका ईगो। हम्म, जब एक सरकारी ओहदे पर रहने वाला व्यक्ति जब भटकता है तो उसका मेन आ जाता है ईगो। अरे हम्म, मैं तो ऐसा था, मैं यहाँ तो बिल्कुल चपरासी भी हमको डांट रहा है। हम्म, तो मैं सबसे बड़ा एक लेसन आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को अपना ईगो रखना चाहिए 0 और करेज रखना चाहिए 100%। करेज रखो, ईगो मत पालो, क्योंकि क्या है, ये समय है ना, बदलता रहता है। किसी का हम्म। कभी आज प्लस होता है, कभी किसी का माइनस होता है। आप एक से बने रहो, सबसे मिलते जुलते रहो, अपना ईगो को 0 रखो, यही मैं कहना चाहता देखिए, आपने एक लंबे समय से बॉलीवुड के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आज जो लोग काम कर रहे हैं, एक्टर्स की बात करूँ, तो उनमें आप सबसे टैलेंटेड किन लोगों को देखते हैं? हूँ। देखिए इसमें एक्टर तो जो टॉप पे आए हैं, हम्म, सर जी वो सब टैलेंटेड था। क्योंकि क्या है कि आप उनके जज्बा को आप नहीं देख सकते हैं, बस जज्बा बहुत खतरनाक रहा। हम्म, हर, जैसे अमिताभ बच्चन की मैं बात कर रहा हूँ, वो बहुत टैलेंटेड रहे हैं। विकी कौशल हैं जो कि हमारे एक फाइट मास्टर के बेटे हैं। हम्म। तो ऐसे आपके फाइट मास्टर के बेटे आपके अजय अजय देवगन भी हैं। देवगन। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर बाकी एक टैलेंट है। आप समझ लीजिए अभी कुछ हंस रहे थे 1 मिनट पहले, पर उनका सीरियस रोल था, 1 सेकंड बाद में उन्होंने मतलब 360 नेचर चेंज करके वहां पर वो दिया। जैसे आप लोग जब रिकॉर्ड करते हैं, आप जब जी पीछे सब लोग, बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, जी। तो वहाँ कितना मजा आता है उनकी नेचुरल जो एक्टिंग देखते हैं आप? देखिए कैसा है नेचुरल एक्टिंग, वो व्यक्ति तो अपनी एक्टिंग में खोया रहता है, हम्म, उसे दीन दुनिया से कोई कोई मतलब नहीं। मतलब वो पूरा का पूरा फोकस्ड रहता है वो अपने किरदार में। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एक लड़की थी अपना, अभी भी है मतलब, अनामिका मिश्रा, यूपी की रहने वाली, और उसको हमने साउथ इंडियन कैरेक्टर दिया। उसने कम से कम शूटिंग के 6 महीने पहले से साउथ इंडियन बोलने की जो अपने प्रैक्टिस कर। टोन की प्रैक्टिस की। ये बात तो ठीक है। उसके बाद में उसका कुछ सीन ऐसा था कि उसकी डेथ हो जाती है, हम्म, तो उसको हम लोग जला देते हैं। तो चिता के ऊपर लिटाया, तो ऐसे झूठ बांट के जलाया, पर उस वजह से उसको इतना बड़ा एक सदमा बैठा कि वो 1 डेढ़ महीने तक किसी से तो बोली चाली नहीं। फिर किसी ने मेरे को बताया कि इस टाइप के अगर आप सीन करते हैं हम्म। तो फिर या तो डॉक्टर को आप दिखाओ, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो कैरेक्टर से बाहर नहीं आते। अच्छा, उसमें फंस जाते हैं, हाँ, इतना प्रैक्टिस करते हैं। इतना प्रैक्टिस करते हैं, उतना कि कैरेक्टर में घुस जाते हैं, कैरेक्टर से बाहर नहीं आता। क्योंकि देखिए वो सेंटिमेंट्स लेके आते हैं। हम्म, लोग आप बोलते हैं कि फिल्म में तो कुछ नहीं, कम जाके फट से एक्टिंग कर देंगे, नहीं सर।
आपको कैमरे के सामने एक्टिंग करनी है, वही फीलिंग्स के साथ में। उसके बाद में जब डबिंग होती है, क्योंकि वो वॉइस नहीं लेते जनरली फिल्म वाली, फिर उसके बाद में जो आपको वही उसको लिप सिंकिंग देनी है, अच्छा। समझ है ना। और तो आपको 2 बार वो हो गया। दूसरी बात कैसा उसी होता है, इमोशंस में जाना है यस, दूसरी बात कैसा है कि छोटी छोटी चीजें हैं, हम चूंकि फिल्म डायरेक्टर हैं तो हमको मालूम है कि जैसे लॉन्ग शॉट में मतलब उसने एक सीन दिया, आपको। बात किया उसने, ये वाला हाथ उठा दिया, और जब क्लोज में गया तो उसने ये वाला हाथ उठा दिया, तो मालूम पड़ा दोनों शॉट लगे ही नहीं रहे एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप समझिए कि उसी समय शूटिंग के टाइम पे कम से कम उसको 3 से 4 बार एक साइड डायलॉग बोलना पड़ता है। अभी शुरू में तो लोग फ्लू में बोल देते, तो उनको बोलते रिपीट करो अभी फिर से, तो नहीं बोल पाते। नहीं हो पाता। तो भाई आर्टिस्ट में तो टैलेंट है ना, ऐसा है आप जब अपना करियर शुरू कर रहे थे, जी। उस समय किन लोगों को देख के आप बहुत मोटिवेट होते थे? डायरेक्टर हो? देखिए मैं सबसे ज्यादा मोटिवेट तो हुआ था कादर खान जी से, क्योंकि कारण कैसा था कि एक तो वो भी बी सिविल रहे हैं अच्छा। और हम भी बी सिविल किया हूँ, और एक्टिंग के पहले वो डायलॉग राइटिंग करते थे मतलब, और फिल्म मेकिंग भी उनका काफ़ी अच्छा रहा है। तो हम उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, और वैसे तो बहुत सारे लोग रहे हैं जिनसे हम प्रभावित हुए हैं। हर किसी ने हमको कुछ ना कुछ एक लेसन दिया है। मेरे हिसाब से देखा जाए तो हर इंसान एक कलाकार है, सामने वाले के देखने का नजरिया चाहिए। आप देखिए उस व्यक्ति के अंदर ना कोई कला होगी और कुछ ना कुछ सीखने लायक चीज होगी। आप उसकी 50 गलत चीजों को छोड़ दीजिए, उसमें क्या अच्छा ही चीज है, आप उसको अपने जीवन में उतारिए, देखिए कितना मजा आएगा। हम कुछ डार्क साइड भी सुनते हैं बॉलीवुड की, हम देखते हैं टीवी जी हो मीडिया हो, बहुत जी। सारी डार्क स्टोरी सुनने को देखिए मिलती कैसा है, डार्क स्टोरी कैसे बनती है। घर बार छोड़ के आप आ गए, है। शर्म के कारण आप अभी विदिशा या छोटी जगह कहीं पे भी आप वापस नहीं जा सकते। आपके अंदर ना तो उतना हुनर था, ना आपके अंदर उतना टैलेंट था, ना आपके अंदर लगन थी कि आप सस्टेन कर सकें। ना तो स्ट्रगल झेलने का जज्बा जी। था। अब ऐसी पोजीशन में होता क्या है कि वो वैसे लोग, लड़की लड़कियां गलत रास्ते पे आ जाते हैं, फिर उनको आजीविका पालने के लिए लोड घसोट चालू कर देते हैं, एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाना चालू कर देते हैं। और यही सबसे बड़ा डार्क पॉइंट है, क्योंकि बॉलीवुड में हर कोई जाके सक्सेस नहीं हो पाता। बिना टैलेंट के तो बहुत मुश्किल। जी। और जैसे आप छोटे शहरों में बहुत देखते थे, जब हम भी छोटे थे, हाँ, जब हम बड़े हो जी रहे जी। थे, तो हर कोई व्यक्ति कह रहा है मुझे हीरो बनना है। कुछ लोग हम देखते थे कि वो भाग गए घर से, कि वो हीरो बनने के लिए बॉम्बे भाग गए। हाँ तो उन लोगों के लिए तो बड़ी दुर्दशा ही होती होगी अगर टैलेंट ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर अगर दो चीजें हैं वहां पर। पहली बात ये है कि आपको भाग गए हैं तो आपको सबसे पहले गलत संगति के लोग ज्यादा पकड़ते हैं, लड़के हों चाहे लड़की हैं। और गलत संगति के क्या है, वो कहते हैं ना एक ही नाव में कहते हैं यात्रा करने वाले लोग, अरे मैं तो कुछ नहीं बन पाया, इसको भी साथ ले चलते हैं। और ऐसे धीमे धीमे करके वो अच्छा। जो मेन जो चीज में वो घुस ही नहीं पाते, हाँ, फोकस कर ही नहीं फोकस पाते। ही नहीं कर पाते। और उनको ऐसे ही उनका समय वेस्ट हो जाता है, 2 साल 3 साल 4 साल। उसके बाद 4 5 साल बाद में मतलब उनको ऐसा लगता है यार अभी तो पैसे कमाना भी मुश्किल हो रहा है, घर जाना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसी कंडीशन में चीटिंग वीटिंग चालू करके, तो ये सहज प्रक्रिया है। 10,000 आदमी आता है डेली, दुनिया भर के 10,000 में से 10 लोग सक्सेस होते हैं, बाकी लोग तो पेट तो सबके है ना। पर मैं आपसे पूछूं, जी। टैलेंट को जगह है लेकिन बॉलीवुड में? टैलेंट को जगह है, टैलेंट को जगह हाँ टैलेंट को बहुत जगह है। टैलेंट के बगैर तो आपको एक बार कहीं से पैसे दे के, कहीं से चेक लगा के वो प्लेटफॉर्म में तो खड़ा कर लेंगे, मगर सस्टेन आप तभी होंगे जब आपके अंदर टैलेंट। टैलेंट, क्योंकि हम एक नेपोटिज्म वर्ड सुनते हैं। खास। नेपोटिज्म वर्ड क्या है कि देखिए अगर हम आगे बढ़ गए हम्म। तो हम सोचते हैं कि मेरे बेटे को भी इंट्रोड्यूस कर दें। तो वो एक जो, भाई हर व्यक्ति एक स्वार्थी होता है, और अभी उसके बेटे को उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, तो वो चीज़ें बढ़ जाती हैं। उसमें भी टैलेंट उतना ही जरूरी है। अब होता क्या है कि देखिए आपने खुद देखा है, अब मैं किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, जैसे धर्मेंद्र के बच्चों को आपने देखा, आपने
हेमा मालिनी के हाँ नहीं, बच्चों वो को भी हमने देखा देखा है। कि एक बार फिल्मों उसमें में तो उसमें आए हर हैं। हर व्यक्ति के टैलेंट में किसी के बच्चे बड़े सक्सेसफुल हो जाते हैं, हम्म, किसी के नहीं होते। जैसे हम रणवीर कपूर को देखते हैं, वो सही में बहुत अच्छे एक्टर हैं जब जी, एक्टिंग बहुत करते हैं। बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं और वाकई। बहुत हमको, हम्म, और उनकी बहुत ही मतलब जांबाज एक्टिंग रहती है हम्म, मतलब। तो ये सब चीजें टैलेंट से आई। शाहरुख खान है आज टैलेंट की वजह से ही है। हम्म, आप उनका सर्कस वगैरह पुराने सीरियल देखेंगे, आपको लगेगा कि देखो दूरदर्शन के छोटे छोटे उसमें वो काम करते काम थे, किया फौजी सर्कस वगैरह फौजी सब वगैरह। काम तो किया। धीमे धीमे आते हैं। देखिए जो व्यक्ति में टैलेंट है वो आगे जाता है। हाँ, शुरू में थोड़ी सी दिक्कत जाती है, क्योंकि सच बोला गया है कि झूठ की पहले जीत होती है और हम्म, सही चीज की, जो सत्य की जो कद्र हार होगी वो थोड़ा लेट टाइम होती लगती है। है। झूठ वाले तो जीत जाते हैं और उतनी जल्दी फिनिश भी हो जाते हैं। आपको ऐसे अपने करियर में कभी लगा कि शायद मेरा ये कांटेक्ट होता या ये मुझे जानता तो ये बड़ा काम मुझे मिल जाता है, नहीं, छूट कई गया बार तो? होता है, कई बार ऐसा होता है कि, क्योंकि ये सच्चाई है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे अंदर वो चीज़ है, हमारी स्टोरी में भी वो चीज़ है, पर वो मालूम पड़ा कि अ, कोई दूसरी चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड करती है। तो ऐसा हुआ है, एक उस दो चीज बार को ऐसा हुआ है। आर्टिस्ट कैसे लेता है? अगर उसको हमेशा जिंदा दिल रहना है तो उस चीज को कैसे देखिए लेता कैसा है, एक बॉलीवुड ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एक 20 साल के लड़के से लेके है? 90 साल का व्यक्ति तक जिंदा दिल रहता है। हर दिन कहते हैं ना, कुआं खोदता है, हम्म, पानी पीता है, और इतना चार्मिंग रहती है उसके साथ में। मैं आपको बता रहा हूँ, जब 90 साल की उम्र में के अराउंड मैं देवानंद जी से मुलाकात किया, तो उस समय भी 90 साल की उम्र में वही गले में मफलर वगैरह सब डाले हुए, टोपी पहने बैठे क्या कर रहे थे, एडिटिंग कर रहे थे। मतलब हम्म, वो चार्म लाइफ की है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि मतलब बॉलीवुड में तो खैर कोई बूढ़ा होते ही नहीं, मैं हम्म। ये बता रहा हूँ, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में बहुत चार्म रहता है। और यही मतलब मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को, भगवान ने अगर ज़िंदगी दी है तो अपने चार्म के साथ में अच्छा, मैं जिए। आपसे पूछूं कि एक आर्टिस्ट कितना मेहनती होता है? मेहनत तो बहुत करनी पड़ती मेहनत है। तो बहुत करनी देखिए मैंने आपको बताया ना कि नॉर्मल जॉब से तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि आप जी 9 बजे गए और 5 बजे घर आ गए। देखिए देखिए क्या है, ये जज्बा रहता है। एक तो हम्म, क्या है कि शिफ्ट रहती है 8 से लेके, मालूम पड़ा कब कैसी है। हम्म, दूसरी चीज़ क्या है कि वो कैरेक्टर में आपको बैठना ही पड़ता है। और कई बार कैसा होता है, छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, मगर क्या हो रहा है ना कि मतलब आपको वो चीज़ आउटपुट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आपको डिस्टर्बिंग फैक्टर, क्योंकि आप शुरुआत में बहुत दिक्कत होती। हम्म, मालूम पड़ा कि तो थोड़ी अच्छी एक्टिंग नहीं कर पा रहा है, तो मालूम पड़ा हमारे यहाँ के लाइटमैन उसके ऊपर हंसना चालू कर दिए, अच्छा। तो वो डिप्रेशन में आ गया। तो अच्छा, उसको नहीं मालूम कि ये इसकी साइकोलॉजी क्या है। लाइटमैन को मालूम है कि अगर 3 घंटे इसका काम खराब होगा तो 3 घंटे का और ओवर टाइम मिल जाए। अच्छा, जी, ये सब चीजें होती ये हैं, सब ये चीजें चलती अंदर हैं। की पॉलिटिक्स होती है। पर हम्म, है, हर व्यक्ति जब फिल्म बनती है तो मैं समझता हूँ प्यून से लेके या स्पॉट बॉय से लेके टॉप तक अपना सब कुछ 100% देता है, क्योंकि हर व्यक्ति को लगता है कि हमारी फिल्म, हम्म। इसको हमें आगे ले जाना। कितना स्ट्रांग माइंडसेट होना चाहिए आदमी का अगर इंडस्ट्री में काम करना है? बहुत होना चाहिए माइंड सेट। अगर माइंड सेट नहीं है, अगर आपको खाली कहते हैं ना चक के देखते हैं, हम्म, मजा आया तो ठीक है, नहीं तो हम्म, छोड़, वो आदमी कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होगा। क्योंकि मतलब यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो संघर्ष करते रहे, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम भी रहे, मगर मालूम पड़ा कि वो परिवार नहीं सेट कर पाए, हम्म, बहुत सारी चीजें नहीं, घर द्वार नहीं सेट कर पाए, उनका हम्म। रात दिन उनका क्रिएशन में ही चला गया ऐसा। जैसे आपने एक बात बताई कि नए लड़के पहुंचते हैं वहां पे, तो कभी ऐसा हुआ कि आपके सागर के विदिशा के लोग वहां आपको मिले हों, स्ट्रगल कर रहे हों? जी मिले, हमको मिले भी। और पर क्या हुआ, एक दो लोग मिले पर हमने देखा कि उनके अंदर उतना जज्बा नहीं था। वो मतलब जैसे हमने उनको बोला एक काम करो हमारे यहाँ शूटिंग हम्म, आज आ जाना, दो एक दो डायलॉग रहेंगे बोल देंगे। अरे कल ये सर एक दो डायलॉग के लिए मतलब हमें हीरो हीरो रखो ना। हमने कहा चलो ठीक है, फिर भी आ जाना, तो मालूम पड़ी 8 बजे की जगह रात सवेरे 12 बजे आ रहे हैं। तो सब ये चीजें कि आपके अंदर वो उतना बहुत डेडिकेशन नहीं है। जल्दी ही बॉम्बे छोड़ देते होंगे लेकिन। हाँ, छोड़ देते हैं उनका, वही चक के देखने के लिए आए। और कई लोग ग्लैमर को के होते हैं, ग्लैमर को देख के भी
उनके हाँ, अंदर ग्लैमर तो है। वो चीजें आ जाती हैं आप और 75 गुमराह हो जाते पे हैं। आते हैं। ऐसा है। पर ये नहीं देखते कि ग्लैमर के पीछे कितनी मेहनत। मेहनत होती है। एक दिया जलता है, आपका तो नाम खुद दीपक है, आपने खुद देखा जब दीपक प्रज्वलित होता है तो वो रोशनी देता है, पर उसके नीचे तो हमेशा अंधेरा रहता है। हम्म, तो एक चीज को प्रज्वलित करने के पीछे एक बहुत बड़े अंधेरे से निकलना पड़ता है। से मैं आपके बारे में जब देख रहा था, जान रहा था, तो मैंने देखा कि आपके 2 यूट्यूब चैनल हैं, आप जी लगातार उस पे वीडियो डालते रहते हैं, जी वहाँ पे आपका पोस्ट प्रोडक्शन काम भी चल रहा है, आपका जी स्टूडियो। तो मुझे लगता है आप दिन भर काम करते ही रहते जी। मेरा ऊपर वाले की कृपा से 14 से 15 घंटे डेली मैं कार्य करता हूँ। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, लोग बोलते हैं बहुत छोटी चीज़ है। जो व्यक्ति जब डायरेक्टर हैं। शूटिंग करता है तो 17 से 18 घंटे खड़ा ही रहता है कैमरे के बाजू में। और हमारे जो कैमरामैन है एस पप्पू जी, हम्म, उनकी भी एज है 70 के आसपास होगी। और आपको यकीन नहीं होगा, इस एज में भी वो 12 घंटे से 14 घंटे, अगर जिमी जिप का शॉट है तो ऐसे सीढ़ियों से चढ़ के, हम्म, सादी सिंपल ये सीढ़ियाँ नहीं जो ऊपर जाते हैं शॉट लेते हैं, हम उनको देखते हैं कि कितना जिंदा दिल है। हम्म, तो हम मुझे लगता है कि करना चाहिए। और भाई हर व्यक्ति को 14 से 15 घंटे तो मेहनत करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान ने, मैं वही बात पे आ गया, भगवान ने ये शरीर जो दिया है वो आराम के नहीं दिया है, कुछ कर गुजरने के लिए दिया है। नहीं, आपने जैसे घंटों की बात करी, तो मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें दीपिका पादुकोण ने एक बात कही थी कि मुझे 8 घंटे की शिफ्ट चाहिए। उस चक्कर में शायद उनकी एक मूवी भी छूटी अभी। जी कैसा है कि वो बोलने वाली बात है, मगर कहते हैं जब प्रैक्टिकली। उनको जुनून सवार होता है तो मालूम पड़ा कि वो 14 घंटे भी काम कर लेंगे। हम्म, ये होता है, क्योंकि ये आर्टिस्टिक फील्ड है। हम्म, हमको रात के 2 बजे अगर कोई गाना गाना याद आ गया, हम्म, ऐसा है ना, तो मैं कॉपी पेन लेके हम तभी बैठेंगे। हम्म, हमको अगर उसकी धुन आ गई तो हम रात के 3 बजे भी बैठेंगे। उसके लिए कोई ऐसा ऑफिस खोल के नहीं बैठेंगे कि नहीं हमारी तब आएगी। 10 से 5 ही आना चाहिए भाई, 5 बजे के बाद में हमारे दिमाग में कोई थॉट्स नहीं आना चाहिए। हम्म। ऐसा नहीं, ये तो भाई क्रिएटिव चीज है, कभी की कभी ये तो आ सकती है। तो जैसे इतना वर्कलोड रहता है, जैसे जी हम एक्टर एक्ट्रेस को देखते हैं एकदम फिट रहते हैं, जी वो कैसे मेंटेन करते हैं अपनी फिटनेस? करते हैं। आपने सुना होगा अक्षय कुमार जी हम्म, सवेरे 4 बजे उठते हैं जी, और उनकी बड़ी बैलेंसिंग सारी लाइफ रहती है। वो सब मैनेज करते हैं। कैसा होता ना, जब आप, मैंने वही पहली वाली बात की ना, हम्म, कि अगर आप अपने पसंदीदा काम कर रहे हैं तो भाई क्या दिन देखना, क्या रात देखना, क्या घंटे देखना, आप तो करते रहिए। और आज आप उस काम में पहुंच गए। जी, मजा भी आता मजा भी। है ऊपर वाले के पास। चलिए, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे विदिशा, सागर जो छोटे शहर हैं हमारे, ये मध्य प्रदेश थोड़ा पिछड़ा ही है आज भी। भले ही हम सेंटर में हैं, लेकिन उतना नहीं हुआ है। यहाँ पे किसी बच्चे में अगर टैलेंट है और उनके माँ बाप चाहते हैं कि ये उभर के आए टैलेंट, तो उसको क्या आप बताएंगे किस तरीके से वो करना चाहिए, करना कैसे? चाहिए। पहले तो अगर टैलेंट है, कहते हैं ना पूत के पाँव पालना में दिखते हैं। जैसे लोग, हम तो नहीं, जैसे बोलते हैं कि तीसरी क्लास में ये बंदे ने, बच्चे ने ऐसा ऐसा एक जिन्होंने दोहा आपको लिखा, देखा होगा। तो जिन्होंने देखा। हम्म, और दूसरी बातें आपको बता रहा हूँ कि मैं चौथी पांचवी था, मेरे को रामायण पूरी कंठस्थ से आती थी। अब ये हम्म, तो ऊपर वाले की कृपा है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये भगवान की कृपा है। मैं आपको, आपने कई बार ऐसा बोला भक्ति चैनल में क्यों, हम्म, हमें जो भी कोई थॉट्स देता है, धुन देता है, या कोई भी है तो संसार का क्रिएशन में कोई भी चीज देती, वो उसका कुछ नहीं रहता है, तो ऊपर वाला देता है। हम्म, वो तो एक माध्यम होता है लोगों तक पहचाने पहुंचाने के लिए। तो उसका तो खुद नहीं है वो। कई लोग बड़ा घमंड करते हैं, अरे देखो मेरा ये गाना है, मेरा ये धुन है, मेरी फिल्म। अरे काय का, वो तो भगवान ने तुमको ऐसे विचार दिए, हम्म। थॉट्स दिए कि तुमने अच्छी चीज बनाई और लोगों तक पहुंचाई। आप माध्यम है, माध्यम बने रहिए। नहीं, जैसे कभी कभी क्या, देखिए बच्चों की जिद होती है, उनको लगता है उनमें वो टैलेंट है। जी कभी कभी पेरेंट्स भी पहचान पाते हैं कि उनमें टैलेंट है। भाई सही तरीका क्या है वहां तक पहुंचने का? देखिए, उनका अगर टैलेंट है हम्म, तो उसका कैसा है कि यूं गुमराह भी ना हो, गलत रास्ते गुमराह पे ना भी ना हो तो पहुंचे। नेशनल फिल्म, जो आपका जो आपका जो दिल्ली में है ना, तब ड्रामा एनएसडी स्कूल, है, एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। उसमें एडमिशन ले लें, हम्म, क्योंकि वहाँ पे उनको एक माहौल मिलेगा। वैसे लोग भी जी, मिलेंगे। या हमारे पूना में भी है फिल्म हम्म, इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट के हैं। हम्म,
उनको उनका वो कर सकते पर हैं। उनमें भी एडमिशन लेना बहुत मुश्किल होता जी, है। वो तो देखिए हर चीज़ में मुश्किल है। और अगर उसके अलावा भी अगर उनको ऐसा लगता है तो थोड़ा उनको सीखना तो पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि लगता है बहुत आसान। हम्म। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, हम्म। हमारे सीनियर रहे हैं गोविंद नामदेव, जी गोविंद। सागर के रहने वाले सागर हैं, के। और मेरे गुरुजी भी हैं, क्योंकि वही हमको अच्छा, इस फील्ड में लेके राणा आए। जी भी मिलते होंगे, आशुतोष राणा। जी जी, वो भी मतलब सागर के सागर आस। के रहने वाले हैं, गाड़ावाड़ा करके एक गार्डन। जगह है, वहाँ के रहने वाले हैं। और रघुवीर, आपने यादव जी के नाम सुना रघुवीर होगा, यादव। वो भी हैं, बुंदेला जी वगैरह, हम्म। तो बहुत सारे लोग हैं, हम्म। मतलब काफ़ी हैं। तो मुलाकात होती है, और अगर उसके अंदर टैलेंट है तो उसको माँ बाप को बढ़ाना चाहिए, उसे मतलब थोड़ा सिखाना के बाद सीखने की, क्योंकि हर चीज़ को सीखना ज़रूरी होती हम्म। है। जैसे डायलॉग डिलीवरी है, तो कौन सी चीज़ जुबान से बोली जाती है, कौन यहाँ से बोली जाती अच्छा। है, कौन हलक से बोली जाती हम्म। है। जैसे हम बोल रहे हैं, एक आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो फिल्म डायरेक्टर को एक्टिंग भी हाँ बिल्कुल। आना जरूरी, क्योंकि हम सिखाएंगे क्या, हम हम्म। तो उनको सिखा। जैसे एक वर्ड है संसार, जी। सारा संसार, इसको ऐसा नहीं बोला जाता है। सारा संसार, संसार छोटी चीज नहीं, संसार बड़ी। सारा संसार मतलब हमने संसार को फैला दिया। हम्म। तो ये सब चीजें वॉइस कल्चर में सीखी जाती हैं। थिएटर बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, आपके एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। नहीं, क्योंकि एक्सप्रेशन नहीं आएंगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसे सीखते रहें, थोड़ा सिखाएं, और फिर अपनी किस्मत को आजमाएं, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे लोग आते हैं। क्योंकि हम देखिए इस फील्ड में ठगी भी बहुत देखते हैं। ठगी, मैं आपको बता रहा हूँ, आज मैं बोलने में शर्म नहीं करूंगा, बट ऐसा है, मैंने आपको बोली, सब व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं होता। अच्छा। उनका कुछ एक। लोग तो फिर जाके कि नहीं कुछ नहीं करें यार, खुद में मालूम पड़ा यार एक्टिंग नहीं की, और हम्म। एक्टिंग स्कूल खुल के बैठ गए, हम्म। क्योंकि पैसा तो आएगा कम से कम। हम्म। आप समझे ना? तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, मतलब मैं उनकी नहीं बात कर रहा हूँ, सब लोगों की नहीं बात कर रहा हूँ, पर जी। कुछ लोग ऐसे कुछ हैं, लोग हैं। कुछ बड़े बहुत अच्छे भी हैं। जैसे आपके सुभाष घाई का स्कूल था, आपका अनुपम खेर का वो था, वैसे पर अधिकांश लोग इसी उसमें घुस जाते हैं कि यार चलो अब कैसे भी करके पेट पाला जाए, वही वाली बात है, और कुछ चलिए नहीं। मैं एक और सवाल पूछूंगा आपसे। जब एक बहुत बड़े एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत, जी उनकी डेथ हुई थी, तो जी उसके बाद एक बहुत नेगेटिव माहौल बना था बॉलीवुड में। जी। और लगातार फिल्में भी फ्लॉप हो रही थी, लोगों ने बॉयकॉट स्टार्ट किया था। तो आप जब उस इंडस्ट्री में थे तो कितना प्रभाव था वो? देखिए उसके बाद में थोड़ा कोरोना काल भी आ गया हाँ, था, कोरोना भी था। और कोरोना काल में उनकी डेथ हुई थी, हाँ, तो 2020 जून के समय पे लगभग। हाँ, और उस समय कैसा ना, ज़्यादा इफेक्ट इसलिए नहीं समझ में आया, आपको न्यूज़ ज़्यादा चल रहे थे, न्यूज में तो बहुत हमें। पर सच्चाई तो ये थी कि यहाँ पे है ना सब शूटिंग वूटिंग सब बंद थी, जी। कोरोना काल की वजह से सब बंद थी। हम्म। तो वो तो वैसे भी हम लोग मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि कोरोना काल हम लोगों के लिए शून्य काल रहा। हम्म। आप समझे ना? तो उसमें ये घटना बड़ी घटना थी, उसके दुख हमको भी बहुत हुआ। और चूंकि उस समय कुछ नहीं चल रहा था, जी। और लोग वहाँ खाते थे पीते थे और न्यूज़ के सामने बैठ जाते बैठे रहते थे, तो उस समय वो चीज़ ज़्यादा बूस्टअप हुई चीज़ें। हैं। हाँ, उनके साथ में जो भी हुआ मुझे तो नहीं हम्म। मालूम, उसके लिए एजेंसी जांच कर रही हैं, बट ऐसा कभी नेगेटिव माहौल नहीं बना, क्योंकि क्या है, एक इंडस्ट्री ये आज से नहीं चली आ रही है। आपको मालूम है, ये जय संतोषी माँ सबसे 16 से ज़्यादा चली हुई पिक्चर है। जी। तो ये वो इंडस्ट्री है जिसने जय संतोषी माँ दिए, जिसमें मतलब बहुत अच्छे अच्छे तराने गाने सब दिए, ये चलती रहेगी, लोग आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, और आगे भी चलती रहेगी। जी ऐसा। और जैसे आपने बताया कि आपके स्टूडियो में आप साउथ इंडियन मूवी को डब करते हैं। जी आज हम भी पहले कोरोना काल की बात बता रहे हैं, जब से हम भी थोड़ा इंटरेस्टेड हुए, साउथ इंडियन मूवी काफी अच्छी बन रही थी। जी बाहुबली मुझे लगता है एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था, जब पूरी पब्लिक जी जी ने साउथ इंडियन मूवीज को देखा। जी जी। तो अभी आपको लगता है कि वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हुए हैं बॉलीवुड से? नहीं नहीं, ऐसा क्योंकि तो हम नहीं है। ग्राफिक्स वाइज देखते नहीं हैं नहीं, उनके ऐसा नहीं है। वीएफएक्स। देखिए क्या है, उनकी स्टोरी राइटिंग वगैरह, और मेन चीज़ है कि स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छी रही उनकी। जी। ऐसा ऐसा नहीं है, मैं समझता हूँ कि साउथ इंडियन जो फिल्म्स आती हैं और बॉलीवुड दोनों एट पार है। इनफैक्ट अगर आप पुरानी हिस्ट्री देखेंगे तो बॉलीवुड तो नंबर वन पे हाँ रहा नहीं, है। वो तो बहुत। और आपका
ये हॉलीवुड के बाद में बॉलीवुड का नाम जी। रहा है। हाँ, ये बोल रहे हैं कि वो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। हाँ, क्योंकि हम बहुत तेजी से ग्रोथ हाँ, देख ग्रो कर रही है। RRR आई उनके यहाँ। पर क्या है कि RRR को हमारे प्रेजेंटर, अगर आपको ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो उनके प्रेजेंटर पैन इंडिया वाले थे, और वो सब बॉम्बे बेस्ड के बॉलीवुड के लोग थे। तो उनकी फिल्मों को भी अगर एक बूस्टिंग की जाती है तो वो सब बॉलीवुड के थ्रू ही होती हैं। अगर देखा जाए तो पब्लिक को लगता है ये यहाँ की पिक्चर है, वहाँ की। हाँ, सिनेमा सिनेमा है, वो सब जगह एक जैसा है। क्योंकि मैंने एक न्यूज और देखी थी, थोड़ा मैं फॉलो करता हूँ, कि अनुराग कश्यप ने कहा था कि मुझे अब इतना अच्छा काम नहीं मिलता है, मैं हैदराबाद शिफ्ट कर रहा हूँ। और अनुराग कश्यप, जैसे ब्लैक फ्राइडे हो, उनकी चाहे गैंग्स ऑफ वसेपुर हो, एक से एक अच्छी पिक्चर बनाई है उन्होंने। जी जी जी। नहीं नहीं, ऐसा देखिए कैसा होता ना कि वो अनुराग कश्यप जी की एक अपना अलग थॉट है। जी। क्योंकि कैसा होता ना कि जब डायरेक्टर भी एक ऊंची लेवल पे पहुंच जाता ना सर जी, तो चूजी हो जाते हैं। जी। उनको दिन में 50 फोन आते हैं कि सर ये फिल्म कर लो, पर उन्हें नहीं करनी। उनकी चॉइस के हिसाब से काम करते हैं, और इसके लिए मतलब वो बोलते हैं हमको वो अच्छा टॉपिक नहीं मिल रहा है। ये मेन चीज है। और साउथ में क्या है कि इस समय कहते हैं ना कि जब नई नई चीज ग्रो होती है, आप जैसे आपने आपके विदिशा शहर में नई है, सब जहाँ चल रही है, भूमि के भाव बढ़ गए हैं, तो जब नई चीज होती है ना तो बूस्टिंग होती है ना चीज। तो ऐसी जब टेलीवुड ग्रो कर रहा है, तो सब लोग सोचते हैं कि हमको भी मतलब फायदा हो जाए, हमको भी फायदा हो, नई चीज के लिए फायदा, तो ग्रो कर रहे हैं। और हम बॉलीवुड हो चाहे टॉलीवुड हो चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री हो चाहे पंजाब की इंडस्ट्री हो, मैं सबको एट पार देखता हूँ। क्योंकि ये सब कुछ भारतवर्ष की ही है। हम एक इंडियन सिनेमा को मजबूत बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। कभी आपका मन नहीं करा कि सागर या विदिशा को लेके एक मूवी बनाई जाए, जी जिनमें इसको भी रखा जाए? जी, मेरे दिमाग में है वो चीज़, और उसके ऊपर भी, यहाँ के कल्चर के ऊपर भी वर्कआउट मैं कर रहा हूँ। क्योंकि एक अजीब और गरीब कल्चर हर जगह का होता है, लोगों की सोच भी अजीब गरीब होती है, ऐसा है। तो नो डाउट अपन चलिए, करेंगे, ज़रूर करेंगे मतलब। और अगर आप लोगों का प्रेम रहेगा तो आगे बढ़ेंगे। हम लोगों का प्रेम तो और हमेशा आपके नो साथ है। डाउट आप कुछ समय बाद में देखेंगे कि मैं विदिशा में ही एक पिक्चर की शूटिंग करने का प्लान कर रहा हूँ। एक विदिशा में करूँगा, एक सागर में, चूँकि उसमें बुंदेलखंडी कल्चर के ऊपर हम उस चीज़ को ले रहे हैं। घटना भी बुंदेलखंड की है, अच्छा। आप सुना। तो या तो मैं सागर में शूट करूँगा, नहीं तो झांसी में शूट करूँगा, ऐसा नहीं, है। बहुत अच्छा लगेगा कि जी जो जी जी। कलाकार जो यहाँ से हाँ जुड़े हुए हैं वो हाँ, तो जुड़ेंगे। वहाँ और मध्य प्रदेश के जो स्थानीय कलाकारों को हम, क्योंकि सरकार की नीतियां भी ऐसी हैं कि अगर हम यहाँ के स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा देते हैं तो उनको वो हमको बहुत अच्छी सब्सिडी भी देते हैं। तो हम लोग फिल्म मेकर क्योंकि लोग हैं, तो आजकल हम उसका। देखते हैं भोपाल में बहुत शूटिंग होने लगी है, जी जी काफी जी बड़ा है जी जी। शूटिंग का कल्चर। तो उसका हम क्यों नहीं बेनिफिट उठाएं। चलिए, बहुत मजा आया जी हाँ, आपसे बहुत बातचीत अच्छा लगा, करके। हमको भी अच्छा लगा है। आप आए और हमारे पीपल ऑफ जी विदिशा में। तो ये थे आज के हमारे जिंदा दिल मेहमान, विदिशा के जीजा जी मिस्टर रविंद्र खरी। फिर मिलेंगे पीपल ऑफ विदिशा के अगले एपिसोड में एक नए मेहमान, एक नए किरदार के साथ। सी यू, बाय।